वजह से वह बुरी तरह भड़का हुआ है। वे गुंडे उसी क्लाइंट ने भेजे थे। वे तुम्हें खत्म करने आए थे, लेकिन तुम घर पर नहीं मिले तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड उनके हत्थे चढ़ गई। इसके बाद बॉस ने उसे डांटते हुए चेतावनी दी, तुम पागल हो गए हो जो यहाँ वापस आए हो। चुपचाप अपनी पहचान बदलो और अगले कुछ सालों के लिए दुनिया के किसी ऐसे कोने में गायब हो जाओ जहाँ वह क्लाइंट तुम्हें कभी ढूंढ न पाए, वरना हम सब मारे जाएंगे। कातिल के सिर पर बदले का खून सवार था। उसने बॉस की दलीलों को अनसुना कर दिया। उसकी नजर पास ही पड़ी एक भारी कील ठोकने वाली मशीन पर पड़ी। उसने मशीन उठाई और सीधे बॉस के महंगे लैपटॉप पर कुछ कीलें दाग दी। टूटती हुई स्क्रीन के साथ उसने अपनी आंखों से इशारा किया, अगर अब भी जुबान नहीं खुली तो अगली कील तुम्हारे सीने के पार होगी। लेकिन बॉस को शायद अपनी ताकत का कुछ ज्यादा ही घमंड था। उसने कातिल की इस धमकी को हल्के में लिया और तेवर दिखाते हुए बोला, जितना जानता था बता दिया, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही कातिल का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना एक पल गंवाए नेल गन का ट्रिगर दबाया और सीधे बॉस की छाती पर ताबड़तोड़ कीलें ठोक दी। बॉस दर्द से कराह उठा। कातिल ने अपना फोन जेब से निकाला और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, उन दोनों हमलावरों के नाम बताओ वरना एम्बुलेंस को कॉल नहीं करूंगा। तड़प तड़प कर यहीं दम तोड़ दोगे। लेकिन बात बहुत आगे निकल चुकी थी। चोट इतनी गहरी थी कि वह बूढ़ा बॉस बिना कोई राज उगले कुछ ही सेकंड में ढेर हो गया। कातिल निराश था क्योंकि उसका सुराग मिट चुका था। उसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अब गवाह के तौर पर इस सेक्रेटरी को भी ठिकाने लगा देना चाहिए। लेकिन वह औरत बेहद चालाक थी। उसने कातिल की आंखों में मौत का इरादा भांप लिया और तुरंत एक हैरान करने वाली डील सामने रखी। वह कांपती आवाज में बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी मौत को एक हादसा दिखाओ और मेरी लाश को ऐसी जगह छोड़ना जहाँ वह मेरे परिवार को आसानी से मिल सके। ऐसा करने से मेरे बच्चों को लाइफ इंश्योरेंस बीमा का पैसा मिल जाएगा। इसके बदले मैं तुम्हें उन दोनों कातिलों की असली पहचान और पूरा पता दूंगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए उस औरत की यह आखिरी ख्वाहिश देखकर कातिल इस सौदे के लिए राजी हो गया। उसने औरत की रस्सियां खोल दी और फिलहाल के लिए उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसने बॉस की भारी लाश को एक प्लास्टिक में लपेटा, उसे उसी कचरे के बड़े कंटेनर में डाला, दफ्तर से खून के सारे निशान साफ किए और सेक्रेटरी के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मौत को इतने करीब देखकर उस औरत की हिम्मत जवाब दे गई। वह रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगी, तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन कातिल के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जैसे ही वे उसके घर के गैराज के पास पहुंचे, औरत ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत से चीखना शुरू कर दिया ताकि कोई पड़ोसी उसकी आवाज सुन सके। लेकिन उस सुनसान इलाके में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कातिल ने फुर्ती से उसे दबोचा, गैराज का दरवाजा खोला और गाड़ी को अंदर कर दिया। मौत का समय करीब देखकर औरत ने आखिरकार दोनों हमलावरों का नाम उगल दिया। साथ ही उसने अपनी दराज से एक गुप्त पोस्ट कार्ड निकाला जिस पर उस असली मास्टरमाइंड क्लाइंट का पता लिखा था जिसने इस खूनी खेल का ऑर्डर दिया था। अपना सुराग हाथ लगते ही कातिल ने अपने सौदे का आखिरी हिस्सा पूरा किया। उसने बिना कोई दर्द दिए झटके से उस औरत की गर्दन मरोड़ दी और लाश को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया ताकि पुलिस को यह महज एक घरेलू एक्सीडेंट लगे और उसके मासूम बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे मिल सके। सेक्रेटरी के घर से निकलने के बाद कातिल सीधे अपने खुफिया स्टोरेज यूनिट पहुंचा। सबूतों को पूरी तरह मिटाने के लिए उसने अपने बॉस की लाश को वहीं जलाकर खाक कर दिया। अगली सुबह उसने एक सुनसान पुल पर जाकर उस बची खुची राख को हवा के हवाले कर दिया ताकि किसी को भनक तक न लगे। उस रात उसने किराए की वैन को अंदर बाहर से अच्छी तरह साफ किया, नकली नंबर प्लेट को ठिकाने लगाया और अगले दिन उसे रेंटल कंपनी को वापस सौंप दिया। अब उसकी राहों के सारे कांटे साफ थे और उसकी मंजिल थी फ्लोरिडा, जहां उसकी गर्लफ्रेंड को टॉर्चर करने वाले दोनों शिकारी छिपे बैठे थे। फ्लोरिडा पहुंचकर उसने अपनी रणनीति बनाई। उसने तय किया कि पहले वह उस मर्द कातिल को ठिकाने लगाएगा और फिर उस औरत की बारी आएगी। उसने पोस्ट कार्ड के पते का पीछा करते हुए उस मेल किलर के ठिकाने की रेखी शुरू की। घर के बाहर कुछ लोग एक पालतू कुत्ते के साथ वक्त बिता रहे थे। कातिल की नजरें घूमते हुए अचानक उनमें से एक शख्स पर जाकर टिक गई। वह चलने में थोड़ा लंगड़ा रहा था। यह वही पैर की चोट थी जिसका जिक्र उस टैक्सी ड्राइवर ने किया था। शिकार की पहचान हो चुकी थी। पूरा दिन वह बाज की तरह घर के बाहर मंडराता रहा। शाम ढलते ही उसने देखा कि वे लोग पास के कसीनो की तरफ निकल पड़े हैं। कातिल ने साए की तरह उनका पीछा किया और कसीनो के अंदर भी उन पर पैनी नजर रखी। रात के करीब 12 बजे वह लंगड़ाता हुआ किलर आखिरकार अकेला अपने घर लौटा। बदले का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। कातिल दबे पांव अहाते के अंदर दाखिल हुआ, लेकिन तभी रखवाले कुत्ते ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगा। कातिल ने तुरंत अपनी जेब से नशीली दवा, मिला हुआ गोश्त का टुकड़ा उसकी तरफ फेंक दिया। कुछ ही पलों में कुत्ता गहरी नींद सो गया। रास्ता साफ होते ही कातिल जैसे ही घर के अंदर घुसा, अचानक अंधेरे से उस लंगड़े किलर ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। दरअसल वह भी एक प्रोफेशनल था और उसे अच्छी तरह अंदाजा था कि पेरिस वाला शिकारी अपना बदला लेने यहाँ जरूर आएगा। दोनों के बीच हड्डियों को तोड़ देने वाली खूनी जंग शुरू हो गई। मुक्के, लातें और जो हाथ में आया वे एक दूसरे पर वार करने लगे। कमरा अखाड़ा बन चुका था। लेकिन जब कातिल उस पर भारी पड़ने लगा और उसका गला दबोचने लगा तो लंगड़े किलर ने हार मानते देख तुरंत अपनी गन निकाल ली। जान बचाने के लिए कातिल फुर्ती से पास के एक बेडरूम में घुस गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। बाहर पैर पटकते दुश्मन को भड़काने के लिए कातिल कमरे के अंदर से ही गरजती आवाज में चिल्लाया, जॉन, मैं तुम्हारा असली नाम जान चुका हूँ। हिम्मत है तो आ जाओ अंदर।
मिटा दो अपने खिलाफ सारे सबूत। जॉन ने भी उसका चेहरा देख लिया था, इसीलिए वह अब उसे जिंदा छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकता था। गुस्से में पागल जॉन गन ताने जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, कमरे के अंदर छिपे कातिल ने दरवाजे के आर पार गोलियां दाग दी। लकड़ी के दरवाजे को चीरती हुई गोलियां सीधे जॉन के सीने में जा धंसी। गोलियों की गूंज से सो रहा कुत्ता हड़बड़ाकर जाग उठा। वह अपने मालिक को बचाने के लिए अंदर की तरफ भागा। कातिल ने फुर्ती से कुत्ते बंद कर दिया। सबूतों और जॉन के वजूद को राख करने के लिए उसने एक जलता हुआ पेट्रोल बम घर की तरफ उछाल दिया। पल भर में पूरा बंगला आग की लपटों से घिर गया और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ जॉन की कहानी हमेशा के लिए दफन हो गई। अब बारी थी उस खूनी खेल की दूसरी हिस्सेदार यानी टेरेसा की। कातिल ने तुरंत अपनी पहचान बदली और न्यूयॉर्क जाने वाली अगली फ्लाइट पकड़ ली। न्यूयॉर्क के आलीशान माहौल में कदम रखते ही उसने एक गाड़ी किराए पर ली और सीधे टेरेसा के पौश इलाके वाले ठिकाने पर जा पहुंचा। वह चील की तरह आंखें गड़ाए पूरे दिन सही मौके का इंतजार करता रहा। रात ढलते ही उसने देखा कि टेरेसा सज धज कर एक बेहद महंगे रेस्टोरेंट की तरफ निकली है और उसके साथ एक रईस आदमी भी है। कातिल साए की तरफ पीछे हो लिया। जैसे ही वह आदमी टेरेसा को छोड़कर वहां से निकला, कातिल ने सीधे रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री मारी और उसकी टेबल के सामने जाकर बैठ गया। टेरेसा ने जैसे ही उसकी ठंडी आंखों को देखा, वह भांप गई कि मौत उसके ठीक सामने टेबल पर बैठी है। घबराने के बजाय उसने वेटर को इशारा करके एक बेहद महंगी ड्रिंक ऑर्डर की और ग्लास घुमाते हुए ठंडे लहजे में पूछा, तो तुमने हमारे हैंडलर बॉस को ठिकाने लगा दिया? कातिल ने बिना कुछ बोले बस खामोशी से हाँ में अपना सिर हिला दिया। टेरेसा ने ड्रिंक की चुस्की ली और अपनी सफाई पेश करते हुए बोली, देखो, मेरा तुमसे या तुम्हारी उस लड़की से कोई निजी झगड़ा नहीं था। हम सिर्फ क्लाइंट के दिए पैसों के लिए काम कर रहे थे। सच कहूं तो मैं खुद टॉर्चर के सख्त खिलाफ थी। मेरा काम सिर्फ तुम्हें सीधे रास्ते मौत की नींद सुलाना था। पर जब तुम अपने घर पर नहीं मिले तो मेरे उस पागल साथी जॉन ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर अपना गुस्सा निकाल दिया। टेरेसा की इस चिकनी चुपड़ी बातों का कातिल पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उसने अपनी जेब में गन पर हाथ टिकाया और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा, कहानी अच्छी है पर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। टेरेसा समझ गई कि यहाँ तमाशा करने से कोई फायदा नहीं है। वह चुपचाप उठी और कातिल के साथ रेस्टोरेंट से बाहर एक सुनसान और अंधेरे पार्क की तरफ चल दी ताकि इस खूनी खेल का आखिरी फैसला किया जा सके। पार्क की ढलान वाली सीढ़ियां उतरते समय अचानक टेरेसा का पैर फिसला और वह लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसने बेबसी का नाटक करते हुए कातिल की तरफ मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन कातिल कोई नौसिखिया नहीं था। उसने उसकी आंखों में छिपा फरेब पढ़ लिया और उसकी छाती पर गोली दाग। टेरेसा की आस्तीन के अंदर एक बेहद धारदार छुरी छिपी हुई थी। अगर वह उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता तो वह छुरी सीधे कातिल के गले के पार होती। एक और शिकारी का अंत हो चुका था और सीधे शिकागो जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। अब उसकी गन की नली सीधे उस महा मास्टरमाइंड यानी उस क्लाइंट की तरफ मुड़ने वाली थी जिसने इस पूरे खूनी तांडव की पटकथा लिखी थी। शिकागो पहुंचकर जब कातिल ने उस क्लाइंट की कुंडली खंगाली तो उसे एहसास हुआ कि यह शिकार बाकी सबसे अलग है। वह आदमी अथाह पैसे और ऊंचे रसूख वाला एक अरबपति था जिसकी सुरक्षा को भेदना नामुमकिन के बराबर था। कातिल ने हड़बड़ी दिखाने के बजाय उसके आलीशान पेंट हाउस के बाहर डेरा डाल दिया और उसकी हर हरकत पर बाज जैसी नजर रखने लगा। एक सुबह जैसे ही वह रईस अपनी गाड़ी लेकर गैराज से बाहर निकला, कातिल एक आम राहगीर की तरह टहलता हुआ फुर्ती से गैराज के अंदर घुस गया, लेकिन आगे का रास्ता ब्लॉक था। अंदर का मुख्य दरवाजा एक हाईटेक डिजिटल लॉक से बंद था। कातिल ने बिना देर किए उस ताले की एक क्लियर फोटो ली और तुरंत डार्क वेब पर उसकी तकनीक को डिकोड करने में जुट गया। इस अभेद्य सुरक्षा को तोड़ने के लिए उसने एक स्पेशल की कार्ड क्लोनिंग डिवाइस ऑर्डर किया। डिवाइस के डिलीवर होने तक उसने अपने सारे सेफ हाउस और बैंक अकाउंट्स खंगाले और अपनी पूरी दौलत एक सुरक्षित मुल्क में जेफरसन नाम के एक बेनामी अकाउंट में ट्रांसफर कर दी ताकि इस मिशन के बाद उसका कोई नामो निशान न बचे। इसके बाद उसने ब्लैक मार्केट के एक लोकल डीलर से कुछ बिना नंबर वाली बंदूकें खरीदी। जैसे ही उसका क्लोनिंग डिवाइस आया, उसने अपना खेल शुरू कर दिया। वह क्लाइंट जिस आलीशान गगनचुंबी इमारत में रहता था, कातिल ने उसी फ्लोर के वीआईपी जिम का एक सेशन बुक किया। वहां उसने चालाकी से एक सफाई कर्मचारी का वर्कर पास चुराया और अपने क्लोनिंग डिवाइस से उसका एक हूबहू डुप्लीकेट की कार्ड तैयार कर लिया। उसी शाम वह उस फर्जी कार्ड की मदद से सुरक्षा घेरे को चीरता हुआ सीधे उस अरबपति क्लाइंट के बेडरूम में जा धमका। अचानक एक अनजान शख्स को हाथ में गन लिए अपने सामने देख क्लाइंट के होश उड़ गए। वह घबरा कर चिल्लाया, तुम कौन हो और यहाँ अंदर कैसे घुसे? कातिल को लगा कि यह अमीर आदमी सिर्फ अनजान बनने का नाटक कर रहा है। उसने जेब से वही सीक्रेट पोस्ट कार्ड निकाला और क्लाइंट के चेहरे के आगे कर दिया जिस पर इस सुपारी का पूरा ब्यौरा था। पोस्ट कार्ड देखते ही क्लाइंट के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसे तुरंत याद आ गया कि यह वही शूटर है जो पेरिस वाले मिशन में चूक गया था। अपनी जान की भीख मांगते हुए क्लाइंट तेजी से बोला, रुको, मेरी बात सुनो, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारा पेरिस वाला मिशन फेल हुआ तो मैंने सोचा कि इंसान से गलती हो जाती है और मैंने बात वहीं खत्म कर दी थी, लेकिन वो तुम्हारा हैंडलर बॉस था जिसने मुझे भड़काया। उसने कहा कि यह तुम्हारी लापरवाही है और तुम्हें जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। उसने मुझसे $1,500 और मांगे ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे वजूद को हमेशा के लिए मिटा सके। ये सुनते ही कातिल के दिमाग की कड़ियां जुड़ गईं। असल में उस बूढ़े बॉस को गुस्सा इस बात का था कि उसका सबसे बेस्ट शूटर फेल कैसे हो गया। उसे डर था कि अगर पुलिस ने इस शूटर को पकड़ा तो वो
खुद भी जेल जाएगा। इसलिए उस लालची बॉस ने ही इस कातिल को रास्ते से हटाने के लिए उन 2 शिकारियों को उसके घर भेजा था। क्लाइंट लगातार गिड़गिड़ा रहा था, उन दोनों जल्लादों को भेजने में मेरा कोई हाथ नहीं था, सब तुम्हारे बॉस का प्लान था। कातिल ने अपनी पारखी आंखों से क्लाइंट के चेहरे को देखा। वो समझ गया कि मौत के मुहाने पर खड़ा यह अमीर आदमी झूठ नहीं बोल रहा है। कुछ पलों के ठंडे सन्नाटे के बाद कातिल ने अपनी गन नीचे की, लेकिन जाने से पहले उसने क्लाइंट के कान के पास बर्फ जैसी ठंडी आवाज में चेतावनी दी, आज के बाद अगर दुनिया के किसी भी कोने में मेरी पहचान उजागर हुई तो अगली बार मैं बात करने नहीं आऊंगा। खौफ से कांपते हुए क्लाइंट ने हाँ में सिर हिला दिया। सारे हिसाब किताब चुकता हो चुके थे, नफरत की आग शांत हो चुकी थी। कातिल वहां से चुपचाप निकला और सीधे अपने मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक वापस लौट आया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड अब पहले से काफी बेहतर थी और कोमा से बाहर आ चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी की आखिरी गन को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया। खून और बारूद के उस काले रास्ते को छोड़कर वह अब अपनी प्रेमिका के साथ एक बेहद शांत और आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने लगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।